नमस्कार। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी द्वारा प्रारंभ की गई इस व्याख्यान श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, ये एक कठिन समय है और इस कठिन समय में हम सभी को अपने आत्मबल से, अपनी संकल्प शक्ति से, अपने दृढ़ निश्चय से इस युद्ध को जीतना है जो हम कोविड-19 के विरुद्ध, कोरोना के विरुद्ध लड़ रहे हैं। और ये एक वैश्विक आपदा है और इस वैश्विक आपदा से निपटने के लिए पूरा विश्व इस वक्त भारत की ओर देख रहा है। और पूरा विश्व भारत की ओर क्यों देख रहा है, अगर हम इस बात का विश्लेषण करें तो हमें ये समझ में आएगा, हमें ये महसूस होगा कि भारत की जो सांस्कृतिक थाती है, भारत की जो सांस्कृतिक परंपरा है, भारत की जो समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर है, उसके कारण आज समूचा विश्व भारत की ओर देख रहा है। हमें यह देखना होगा कि किस तरह से भारत ने इतने वर्षों में जो अपनी सांस्कृतिक परंपरा और धरोहर है, उसके कारण समूचे विश्व को यह विश्वास दिलाया है कि इस वैश्विक आपदा से जूझने के लिए और निपटने के लिए भारतीय संस्कृति और भारतीय संस्कार ही सक्षम है, क्योंकि हमारी परंपरा में ही उन सारी चीजों के सूत्र मिलते हैं। और यही आज की चर्चा का विषय है। मित्रों, पिछले कई वर्षों से हम देख रहे हैं कि हम लोग ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो पर बहुत ध्यान दे रहे हैं, जीडीपी पर बहुत ध्यान दे रहे हैं, यहां तक कि हमने हैप्पीनेस इंडेक्स पर भी ध्यान देना शुरू किया है। लेकिन हमने ये इतने वर्षों में कभी नहीं देखा कि हमारा सांस्कृतिक इंडेक्स क्या कह रहा है, हमारी सांस्कृतिक धरोहर क्या कह रही है। उसे सोचना, उसे समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। कभी हमने संस्कृति को उस नजरिए से देखा ही नहीं, जबकि हम जानते हैं कि संस्कृति हमारे जीवन का, हमारे पूरे के पूरी जीवन दृष्टि का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, महत्वपूर्ण अंश है। वही दरअसल हमारे व्यक्तित्व को बनाता है, हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करता है। परम विद्वान संस्कृति धर्मी वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने एक जगह लिखा है, एक संस्कृति में जब हमारी निष्ठा पक्की होती है तो हमारे मन की परिधि विस्तृत हो जाती है और हमारी उदारता का भंडार भर जाता है। संस्कृति जीवन के लिए परम आवश्यक है। राजनीति की साधना उसका केवल एक अंग है। संस्कृति, राजनीति और अर्थशास्त्र दोनों को अपने में पचाकर इन दोनों से विस्तृत मानव मन को जन्म देती। ये जो मानव मन की जो विशालता है, मानव मन की जो उदारता है, मानव मन के जो विविध आयाम हैं, उसको खोलने का काम दरअसल संस्कृति करती है। और इसलिए संस्कृति को हमारे यहाँ पर सबसे ऊंचे स्थान पर रखा गया था जब भी हमारी प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति का हम लोग अवलोकन करते हैं, जिक्र करते हैं, जब भी हम उसका अध्ययन करते हैं। लेकिन जब भारत स्वतंत्र हुआ, उसके बाद संभवतः कहीं ना कहीं हमने संस्कृति के इस मूल मंत्र को खो दिया। और ये परंपरा भारत स्वतंत्र होने के पहले की नहीं है, ये परंपरा तब की है जब भारत में ब्रिटिश राज था और लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति को हमने अपनाया। हम जानते हैं कि लॉर्ड मैकाले को एक विशेष उद्देश्य से भारतीय शिक्षा में दखल करने के लिए भेजा गया था। और लॉर्ड मैकाले का यह मत था कि भारत के अंदर कोई शास्त्र परंपरा है ही नहीं। वो भारत की शास्त्र परंपरा को, चाहे वो संस्कृत में लिखी गई हो, चाहे पर्शियन में लिखी गई हो, उसको वो बिल्कुल भी महत्व नहीं देते थे। एक जगह लॉर्ड मैकाले ने कहा भी है कि भारत की संस्कृत और पर्शियन में जितने भी ग्रंथ हैं वो यूरोप की किसी भी लाइब्रेरी की एक छोटी सी अलमारी में समा जाए, इतनी भर परंपरा। लेकिन उनके मन में ये भी था कि कहीं ना कहीं ये जो जड़ें हैं संस्कृति की, अगर ये जड़ें इसी तरह कायम रही तो भारत पर राज करना और भारत के लोगों के मन पर राज करना बहुत कठिन हो जाएगा। क्योंकि भारत के लोगों की जो दृढ़ इच्छा शक्ति थी, संकल्प शक्ति थी, जो उनको उनकी सांस्कृतिक धरोहर से मिली थी, जो उनको उनकी शास्त्र परंपरा से मिली थी, उसके कारण वो इतने वर्षों तक गुलामी के बावजूद टिके हुए थे।
हम भौतिक रूप से गुलाम थे, लेकिन हम मानसिक रूप से अपनी शास्त्र परंपरा, अपनी पुरातन परंपरा को कहीं ना कहीं संजो कर रख रहे थे, उसका कहीं ना कहीं अपने अंदर चिंतन मनन जारी रखे हुए थे। और इसलिए लॉर्ड मैकाले ने उस वक्त भारतीय संस्कृति की रीढ़ को तोड़ने के लिए एक अलग तरह की शिक्षा पद्धति का आविष्कार किया, जो विशेष रूप से भारत में उन्होंने लागू की। और उसका उद्देश्य सिर्फ यह था कि ऐसे भारतीयों को, ऐसे शिक्षित भारतीयों को जन्म देना जो कहीं ना कहीं न्यूनता बोझ, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रस्त हैं। और इसीलिए लगातार उनको इस बात का एहसास दिलाया गया कि आपकी संस्कृति में गौरव करने लायक कुछ नहीं है, आपका इतिहास एक पराजय का इतिहास है, आपका इतिहास एक हताशा का इतिहास है, और आपके पास जो शास्त्र परंपरा है उसका कहीं कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, और इसलिए वो सारी शास्त्र परंपरा भी अपने आप में झूठी है, कहीं ना कहीं खोटी है। और उस न्यूनता बोध से, उस इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित जब भारतीय काम के क्षेत्र में उतरता था तो उसको लगता था कि मेरी जो योग्यता है वो तो सिर्फ अंग्रेजों की गुलामी करने की है, यहां पर बाबूगिरी करने की। और उनकी इच्छा भी थी कि भारत में ऐसे बाबू निर्माण किए जाए, ऐसा क्लर्क निर्माण किया जाए जो अंग्रेजों की हुकूमत के इशारों पर नाचे। बहुत हद तक लॉर्ड मैकाले अपने इस उद्देश्य में सफल भी हुए। उसी समय यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी था, औद्योगिक क्रांति भी थी, और औद्योगिक क्रांति ने एक असेंबली लाइन एजुकेशन की भी शुरुआत की थी। उस असेंबली लाइन एजुकेशन को भारत में ज्यों का त्यों उतार दिया गया। ये एक बहुत बड़ी समस्या रही, और इसलिए ये दिक्कत हुई कि जब असेंबली लाइन एजुकेशन आया, और असेंबली लाइन एजुकेशन के साथ जब हम लोग आगे बढ़े, तो हमको लगा कि हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है कि हम सामने वाले के अनुगामी बने। हम थोड़ा पीछे जाएं, इतिहास की दृष्टि पर जाएं, या हमारे और प्राचीन काल में जाएं, तो जरा गुरुकुल पद्धति का अध्ययन करके देखें, और गुरुकुल पद्धति का आधार देखें तो हमें समझ में आता है कि गुरुकुल पद्धति का आधार एक बहुत ही वैज्ञानिक आधार था, जो विद्यार्थी की रचनात्मकता, उसकी क्षमता और उसकी अभिरुचि के आधार पे उसको भविष्य में क्या करना चाहिए इसके बारे में निर्धारण करते थे। और इसलिए जब हम गुरुकुल पद्धति का अध्ययन करते तो हम ये महसूस करते हैं कि पूरी तरह से स्वच्छंद, पूरी तरह से स्वतंत्र, पूरी तरह से अपने आप में संपूर्ण एक शिक्षा की परंपरा गुरुकुल पद्धति थी। दुर्भाग्य ये हुआ कि आजादी के बाद भी हमने लगभग उसी परंपरा को अपना लिया जो लॉर्ड मैकाले ने हमको विरासत में दी थी। और इसीलिए जब वासुदेव शरण अग्रवाल जी कहते हैं कि राष्ट्र संवर्धन का सबसे प्रबल कार्य संस्कृति की साधना है, उसके लिए बुद्धिपूर्वक प्रयत्न करना आवश्यक है, देश के प्रत्येक भाग में इस प्रकार के प्रयत्न आवश्यक है। और उनका यह मानना था कि संस्कृति जो है वो लगातार चलने वाली, एक निरंतर बहाव में बहने वाली बात है, परिवर्तनशील भी है, समय के साथ, परिस्थिति के साथ, व्यक्ति की प्रतिभा और मेधा के साथ, रचनात्मकता के साथ, उसके अपने अनुभवों के साथ उसमें समय समय पर परिवर्तन भी होते रहना चाहिए। वो जड़ नहीं होती, संस्कृति जो है वो अपने आप में एक चरैवेती वाली बात है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें उस जड़ता का एहसास दिलाने वाली शिक्षा पद्धति को हमारे ऊपर लाद दिया गया। और इसीलिए जब हम बात करते हैं ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स की, या ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो की, या जीडीपी की, हम कहीं बात नहीं करते हमारा सांस्कृतिक इंडेक्स कितना बढ़ गया, संस्कृति के क्षेत्र में हम कहां से कहां तक पहुंच गए हैं, इसके बारे में हम कहीं भी बात नहीं करते। तो इसके बारे में हमको भी सोचना चाहिए, कैसे समझना चाहिए। अब ये भी हम सोचें कि जरा संस्कृति है क्या और कैसे बनती है और किस तरह से उसकी बात होती है। संस्कृति की कई सारी परिभाषाएं हैं, बहुत सारी परिभाषाएं संस्कृति में दी गई हैं, लेकिन ये आमतौर पर हमारे विश्वास, हमारे व्यवहार, हमारे जीवन के उद्देश्य, हमारी रीति रिवाज, हमारी परंपराएं, जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण, जीवन के प्रति हमारे मूल्य और हमारे जो मानक हैं, इन सब का जब समग्रता से कहीं ना कहीं अध्ययन किया जाता है तो कुल मिलाकर एक संस्कृति की निर्मिति होती है, एक संस्कृति की रचना होती है। और इसलिए संस्कृति के माध्यम से व्यक्ति अपने आप को परिभाषित करता है, अपने आप को डिफाइन करता है। और इसलिए यह जानना बहुत जरूरी है कि संस्कृति के मूलतः दो
खंड होते हैं। एक उसका व्यवहारात्मक पक्ष होता है और दूसरा जो है वो उसका क्रियात्मक पक्ष होता है, प्रोडक्शन एस्पेक्ट होता है। एक बिहेवियरल एस्पेक्ट होता है, एक प्रोडक्शन एस्पेक्ट होता है। बिहेवियरल एस्पेक्ट होता है जैसे हम व्यवहार करते हैं, जिस तरह से हम चीजें देखते हैं, जिस तरह से हमारे ऊपर संस्कार होते हैं, ये सारा हमारा बिहेवियरल एस्पेक्ट है, जिस तरह से हमारा व्यवहार जनित एस्पेक्ट है। और जो उसका क्रियात्मक एस्पेक्ट है, प्रोडक्ट एस्पेक्ट है, उसी के तहत हम कई बार भवनों का निर्माण करते हैं, शिल्पों का निर्माण करते हैं, वस्तुओं का निर्माण करते हैं, जहां से हमारी संस्कृति प्रस्फुटित होती है, अभिव्यक्त होती है, सामने वाले समाज को दिखाई देती है। और इसलिए से हमें यह सोचना बहुत आवश्यक है कि किस तरह से हम संस्कृति और कला की दृष्टि को देखने का प्रयास करें। दुर्भाग्य यह हुआ कि आजादी के बाद हालांकि भारत में जो शिक्षा व्यवस्था लागू हुई उसमें प्रारंभ में तो संस्कृति शिक्षा के साथ जुड़ी हुई थी और एक मंत्रालय था जिसका नाम शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय था। बाद में कहीं ना कहीं वो मंत्रालय कहीं से अलग हो गया, संस्कृति मंत्रालय उसमें से अलग हो गया और शिक्षा बच गई। बाद में उसका और अधिक कहीं ना कहीं परिष्कार तो नहीं कहना चाहिए पर कहीं ना कहीं और परिवर्तन हुआ और हम मानव संसाधन विकास मंत्रालय में बदल गए और हमने शिक्षा का समूचा उद्देश्य व्यक्ति को एक मानव संसाधन के रूप में उपयोग में लाने में ही मान लिया। और वहीं कहीं ना कहीं हमने हमारी शिक्षा के साथ, हमारी परंपरा के साथ कहीं ना कहीं कोई बैर भाव कर लिया, कहीं ना कहीं मत विभाजन कर लिया। और इसी दृष्टि से जब हम आज देखते हैं कि हमारी शिक्षा के साथ संस्कृति का कहाँ जुड़ाव होता है तो हमें महसूस होता है कि शिक्षा के साथ संस्कृति दूर दूर तक कहीं भी साथ नहीं दे पा रही है। चाहे वो विज्ञान हो, चाहे वो हमारे सामाजिक शास्त्र हो, चाहे अर्थशास्त्र हो, चाहे मनोविज्ञान हो, किसी भी क्षेत्र में हम हमारी परंपराओं से हटके, हमारे शास्त्रों से हटके, हमारे विचारों से हटके हम एक इस तरह की शिक्षा पद्धति का निर्माण कर रहे हैं जिसमें ज्ञान की जगह सिर्फ सूचनाओं का आधिक्य है, व्यक्ति के अंतर्निहित ज्ञान की, व्यक्ति की अंतर्निहित रचनात्मकता की कहीं भी कोई कसौटी खड़ी नहीं उतर रही है। इसीलिए जब हम कहते हैं कि प्राचीन काल में शिक्षा दीक्षा दोनों चीजें दी जाती थी, वर्तमान परिदृश्य में हम देखते हैं कि सारा का सारा जोर सिर्फ और सिर्फ शिक्षा पर है। दीक्षा का कोई भाग कहीं नहीं हमें नजर भी नहीं आता है। इसी तरह संस्कारों की जहां तक बात करते हैं तो संस्कार भी कहीं ना कहीं हमारी पूरी की पूरी परंपरा से गायब होते नजर आते हैं, अलग होते नजर आते हैं। दुर्भाग्य तो इस बात का है कि संस्कारों का सही अर्थ भी कहीं ना कहीं समझने में हम लोग बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। हर बात को अंग्रेजी में कह देने से हम लोगों की समस्याएं कई बार उलझ सी जाती हैं। जब हम धर्म का अर्थ अंग्रेजी में रिलीजन करते हैं या संस्कृति का अंग्रेजी में अर्थ कल्चर करते हैं तो कहीं ना कहीं हम बहुत बड़ी भूल कर रहे होते हैं। इसी तरह संस्कार का कोई भी समतुल्य शब्द हमको अंग्रेजी में प्राप्त नहीं होता, क्योंकि संस्कार जैसी बात जो शिक्षा के साथ, जो दीक्षा के साथ, जो परंपरा के साथ आती है, जो जीवन शैली में कहीं ना कहीं अंतर्निहित होती है, जीवन शैली में कहीं ना कहीं जुड़ी होती है, उसको हमारी पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था देने में सक्षम नहीं है। और इसलिए संस्कारों की बात करना, संस्कारों की बात कहना, संस्कारों की बात समझाना हमारे समाज में पूरी तरह से शिक्षा व्यवस्था में से गायब हो चुका है। इसलिए जब हम आज की पीढ़ी को कई बार संस्कारों की बात कहते हैं, पीढ़ी के साथ संस्कारों की चर्चा करते हैं, तो उनके सामने ये प्रश्न उठता है कि संस्कार कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे। किसी एक को दोष देने से फायदा नहीं है, किसी एक व्यक्ति, किसी एक परंपरा को दोष देने से फायदा नहीं है। हम लोग पूरे समय कहीं ना कहीं इसी तरह से संस्कारों के साथ अपनी उपेक्षा करते रहे, जबकि प्राचीन काल में इस तरह की कोई बात नहीं हुआ करती थी। प्राचीन काल में हमने लगातार देखा है कि शिक्षा के साथ संस्कार इस तरह से जुड़े हुए थे, इस तरह से अंतर्निहित थे कि वो व्यक्ति के साथ धीरे धीरे उसके व्यक्तित्व के निर्माण में कहीं ना कहीं सहायक हो जाते थे। जब हम बात करते हैं हमारे जीवन की तो हम देखते हैं कि हमारे जीवन का कोई भी पक्ष कला के किसी भी पक्ष से अछूता नहीं। इसके बावजूद हमें समझ में नहीं आता कि कला हमारे जीवन में कहाँ जुड़ी है, कैसे जुड़ी है और वो कैसे हमारे साथ तादाद में बैठा रही है। जबकि हम देखते हैं कि हमारे प्राचीन काल में जब ऋषि मुनियों ने बड़े बड़े शास्त्रों की रचना की तो हर एक शास्त्र के साथ कहीं ना कहीं पूरा का पूरा आख्यान उस कला के संदर्भ में, कला के संदर्भ में हमारे पास उपस्थित था।
और वेदों की रचना हुई, जब वेद परंपरा आई तब वेदों की रचना हुई, उसमें भी पूरा का पूरा सामवेद जो है पूरा का पूरा कला के ऊपर आधारित था। भरत मुनि का नाट्यशास्त्र जितना वैज्ञानिक ग्रंथ है, मैं नहीं समझता कि कला के संदर्भ में कोई और ग्रंथ विश्व के किसी भी साहित्य में उपलब्ध होगा। उसमें इतना गहन और इतना ज्यादा वैज्ञानिक और इतना ज्यादा तार्किक और तथ्यपरक संदर्भ प्राप्त होता है कि उसकी निरंतर कई व्याख्याएं करने के बावजूद भी उस पूरे ग्रंथ की गूढ़ता को समझने का प्रयास अभी भी विद्वान लोग कर ही रहे हैं। तो इतनी महान और इतनी विपुल शास्त्रीय परंपरा होने के बावजूद हमने कभी भी उस महान और शास्त्रीय विपुल परंपरा के विभिन्न आयामों को कहीं हमारी शिक्षा में समायोजित करने का प्रयास नहीं किया। एक बहुत रोचक सा उदाहरण कहीं ना कहीं मेरे मन में आता है। जब मेरे पुत्र ने आर्किटेक्चर की पढ़ाई प्रारंभ की, अभी 2-4-5 वर्ष पहले की बात है, तो मैंने पूछा कि आप आर्किटेक्चर की पढ़ाई कहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि हमको यूरोपियन आर्किटेक्चर से आर्किटेक्चर की पढ़ाई प्रारंभ करवाते हैं। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। जब यूरोपियन आर्किटेक्चर से उनकी आर्किटेक्चर की पढ़ाई होगी तो उन्हें कैसे मालूम पड़ेगा कि भारत के शास्त्रों में वास्तुमंडल नाम का कोई ग्रंथ है जो पूरे के पूरे वास्तुशिल्प का आख्यान करता है? उन्हें कैसे मालूम पड़ेगा कि सम्रांगण सूत्रधार नाम के ग्रंथ हैं जहां पर पूरी की पूरी टाउन प्लानिंग बताई जाती है, पूरी की पूरी नगर की प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग की पूरी पूरी बताई जाती है? ऐसा भारतीय शास्त्रों में है। इतना विपुल ग्रंथ है सम्रांगण सूत्रधार जो पूरी की पूरी प्लानिंग का परिदृश्य आपके सामने रखता है। वास्तुमंडल पूरे के पूरे वास्तुशिल्प का अध्ययन करता है। कुछ वर्ष पूर्व मुझे कुंभकोणम के एक गुरुकुल के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। उस गुरुकुल के विद्यार्थियों से मिलने का अनुभव प्राप्त हुआ और उन्होंने बताया कि अंततः जो आर्किटेक्ट या जो इंजीनियर सारी चीजों को सोचते हैं, कंसीव करते हैं, उसको धरातल पे उतारने का काम तो ये विश्वकर्मा लोग ही करते हैं, जो विश्वकर्मा हैं, जो सच में अपने हाथों से सारी चीज को रचते हैं। और एक गुरुकुल है जो उन सारे बच्चों को प्रशिक्षण देता है और 14 से 15 वर्ष की आयु में उनका प्रशिक्षण प्रारंभ होता है और महज 3 साल में वो अपने पूरे के पूरे शास्त्र में इतने पारंगत होते हैं जो शायद 5 साल की आर्किटेक्चर की पढ़ाई में भी उन्हें उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि वो गहन ज्ञान, गहन अध्ययन और उसका प्रायोगिक रूप से किस तरह से रूपांतरण हो सकता है, इसका पूरा का पूरा आख्यान उनके सामने प्रस्तुत किया जाता है। ये परंपरा हमारे भारत की कितनी महान परंपरा थी। ऐसी कैसी परंपराएं हैं। एक गुरुकुल का जहां पर मुझे अध्ययन करने का अवसर प्राप्त हुआ, उस गुरुकुल के विद्यार्थियों को न सिर्फ कागज पर लिखना सिखाया जाता है, उन्हें कागज बनाना सिखाया जाता है, उन्हें शाही कैसे बनानी है ये भी बताई जाती है और ये भी बताया जाता है कि कौन सी शाही होती है और ज्यादा समय अमिट रहती है, उसके लिए कौन कौन से तत्वों का प्रयोग करना है। और ये सारा का सारा ज्ञान हमारे भारत के शास्त्रों में संचित, हमारे ग्रंथों में संचित ज्ञान है जो उन्हें समय समय पर कहीं ना कहीं से दिया जाता है। और वो बच्चे अपने पूरे के पूरे शास्त्र में इतने पारंगत है, उनके लिए कहीं कोई बोझ नहीं है कि उन्हें कैसे अपना कागज बनाना है, कैसे अपनी चीजें बनानी है, कैसे अपनी शाही बनानी है और उसके बाद कैसे उस ग्रंथ की रचना करनी है। तो ये जो परिपूर्ण ज्ञान की जो परंपरा है, परिपूर्ण ज्ञान की जो अवधारणा है जो हमारे शास्त्रों में दी गई थी, उसके लिए हमको कहीं ना कहीं इस बात का विचार जरूर करना पड़ेगा कि कैसे हम हमारी भारतीय संस्कृति की जड़ों को मजबूत करते हुए हमारी शिक्षा व्यवस्था में उसको लाने का प्रयास करें, हमारी शिक्षा व्यवस्था में उसको जोड़ने का प्रयास करें। एक जगह आनंद कुमार स्वामी जी ने अपने कथन में बहुत सुंदर बात कही है, दैट aesthetics experience is an ecstasy in itself, inscrutable, but insofar as it can be defined a delight of the reason, and that the work of art itself, which serves as stimulates to the release of the spirit from all inhibitions of the vision, can only come into being and have being a thing ordered to specific ends. Heaven and earth are united in analogy of art, which is an ordering of sensation to intelligibility and tends towards an ultimate perfection in which the seer perceives all things imagined in himself. ये उन्होंने अपने जीवन की बात आनंद कुमार स्वामी जी ने आर्ट के माध्यम से की है और उसको देखने की उन्होंने कोशिश की है। उस संदर्भ में जब आनंद कुमार स्वामी जी इस बात को कहते हैं
कि कैसे आनंद कुमार स्वामी जी इस बात को कहते हैं कि कैसे व्यक्ति के जीवन से आर्ट और कला अभिव्यक्त होती है अपनी प्रकृति के स्वाभाविक प्रक्रिया के अंतर्गत, उसको वो बताने की चेष्टा करते हैं। तो इन सारी चीजों को देखते हुए जब हम हमारी शिक्षा को देखते हैं, कला की दृष्टि को देखते हैं, तो हमें समझ में आता है कि कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों में हमने बीच में एक अंतराल, बीच में एक गैप कर दिया है, जिसके कारण हम हमारी शिक्षा की सही अभिव्यक्ति लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। इसलिए जब यूनेस्को की एक कमेटी ने द ट्रेजर विद इन इस संदर्भ से हमें 4 सूत्र दिए, लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू लिव टुगेदर और सबसे बड़ी बात लर्निंग टू बी। तो उन सूत्रों को देखकर लोगों को लगा कि शायद इन्होंने कोई बहुत नई बात कह दी है, बहुत अनूठी बात कह दी। जरा हम पीछे जाएं, हमारे शास्त्रों को देखें और शास्त्रों का अध्ययन करें, तो जो संगत शब्दम स्वंगतध्वम समूह मनासी जानता, ये बात कही गई है, उसका संदर्भ क्या है, उसको जरा खोजने की कोशिश करें तो मुझे लगता है कि ये सूत्र कहीं ना कहीं उसके साथ वो रिलेट तो नहीं करता है, उसके साथ कहीं ना कहीं उसका संबंध तो नहीं होता है। या कई बात कही गई है, ज्ञानम तृतीय नेत्रम, हमारा तीसरा नेत्र जो है वो ज्ञान का नेत्र है, इसकी बात करते हैं। जो लर्निंग विद इन की बात कर, हमारे अंतरात्मा से जो ज्ञान आ रहा है उसकी बात कर रहे हैं, तो हमारे ज्ञान के तृतीय नेत्र की बात तो नहीं कर रहे हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन की बात तो नहीं कर रहे हैं। जो कर्म की बात कर रहे हैं, कर्म किए जाओ, उसके बाद हमें फल की चिंता नहीं करना है, उस संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो भाई उसकी बात तो नहीं कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम मनुर्भाव की बात करते हैं, मनुष्य होना की बात करते हैं, मनुष्य के स्वभाव की बात करते हैं, तो क्या हम इस सारी बात को कहीं ले तो नहीं रहे हैं, ये सारी ट्रेजर को? और इस ट्रेजर को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं बाहर जाके। वो ट्रेजर कहीं ना कहीं हमारे अंदर, हमारी अंतरात्मा में निहित तो नहीं है उस ज्ञान का भंडार? उसको देखने की कोशिश करना, उसको समझने की कोशिश करना, उसको देखने की कोशिश करना। एक बार महात्मा गांधी ने किसी संदर्भ में बहुत बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा कि इस दुनिया के सारे ग्रंथ भी समाप्त हो जाए, सारे शास्त्र भी समाप्त हो जाए, तो सिर्फ ईशोपनिषद के पहले वाक्य, ईशावास्यमिदं सर्वं तत्किंतम जगत्याम जगत, इससे भी सारी सृष्टि का फिर से निर्माण हो सकता है। इतनी शक्ति इस अकेले एक सूत्र में। तो ये जो भारत की शास्त्र परंपरा का सूत्र है, जिसको महात्मा गांधी ने इतने सुंदर ढंग से हमारे सामने व्याख्यायित किया, इतने सुंदर ढंग से हमारे सामने प्रेरित किया, उसको लेकर हम हमारी संस्कृति के मूल को, हमारी अवधारणा को किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह से समझ रहे हैं, इसको देखने और सोचने की आवश्यकता। अगर हम उसको अच्छी तरह से देख लें, उसको अच्छी तरह से सोच लें, समझ लें, तो शायद हमें हमारी जो पूरी की पूरी जो परंपरा है, जो हमारी ज्ञान की परंपरा है, जो हमारे विचारों की परंपरा है, सांस्कृतिक थाती है, उसको लेकर हमें आगे बढ़ने में कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। और इसलिए हमको ये सोचना पड़ेगा कि किस तरह से हमारी शिक्षा में हमारी संस्कृति को अंतर्निहित किया जाए। अभी किसी बालक ने ये प्रश्न भी पूछा है कि हम लोग अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, इसके लिए हमें क्या करना होगा? संस्कृति को भूलने के लिए, भूलते जा रहे हैं, इसके लिए हमें कुछ बहुत अलग प्रयास करने की जरूरत नहीं। हमारी जो जीवन शैली है, हमारी जो अपनी परंपराएं हैं, हमारी जो अपनी थाती है, उसके ऊपर विश्वास करते हुए, चूंकि वो सारी चीजें, कोई भी संस्कार और कोई भी संस्कृति बिना तर्क के नहीं है हमारे देश में। कोई भी परंपरा बिना तर्क के नहीं है। बिना तर्क के अगर कोई चीज है तो वो सिर्फ कर्मकांड है। परंपरा है तो उसके साथ कोई ना कोई तर्क है, उसके साथ कोई ना कोई उसका आख्यान है, उसके साथ उसका कोई लॉजिक है। उसको देख के अगर हम समझेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो सारी चीजें बहुत अच्छी तरह से शास्त्रोक्त पद्धति से हमारे जीवन में आ सकती है। इसका एक बहुत रोचक उदाहरण यह है कि जब हम वैदिक परंपरा की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग सिर्फ वेद में ही उलझ कर रह जाते हैं, जबकि वेद के साथ अरण्यक है, उपनिषद है, ब्राह्मण है, श्रौत सूत है। इन सारी चीजों में वेदों के अलग अलग ऋचाओं का आख्यान भी दिया हुआ है। कौन सा सूत्र कब कैसे प्रयोग में लाना है, इसकी पूरी की पूरी विधि है वैदिक ज्ञान में। और कौन सा सूत्र कब कैसे प्रयोग में लाया जाए, तो इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसको भी बताने वाले आख्यान हमारे पास उपलब्ध है। पर दुर्भाग्य इस बात का है कि हम लोग उस गहराई तक जाते ही नहीं है। उस गहराई तक जाने के पहले ही हम लोग सारी चीजों को कहीं ना कहीं काल्पनिक मानकर, एक किसी व्यक्ति, एक किसी समूह की कल्पना मानकर उसे खारिज करने का प्रयास करते हैं। हर एक चीज के पीछे एक लॉजिक है, हर एक चीज के पीछे अपना एक शास्त्र है, अपना एक दर्शन है, अपना एक सिद्धांत है। उस दर्शन को, उस शास्त्र को, उस लॉजिक को समझकर
उसको आगे बढ़ाने की जो चेष्टा अगर हम करेंगे तो शायद हमें उन तमाम चीजों में लॉजिक समझ में आएगा। यहाँ इस बात का उल्लेख करना अप्रासंगिक नहीं होगा कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने पिछले कुछ वर्षों में एक वैदिक हेरिटेज पोर्टल की स्थापना की। ये एक बहुत साधारण ऐप है जो आसानी से उपलब्ध है। आप ऐप स्टोर पर जाकर वैदिक हेरिटेज पोर्टल को डाउनलोड कर सकते हैं। उस वैदिक हेरिटेज पोर्टल में वेद के संबंध में जितना ज्ञान संभव हो सकता है उतना देने का हमने प्रयास किया। कम से कम उन विद्यार्थियों के लिए जिनके पास वेद में जानने की थोड़ी रुचि है, जो वेद थोड़ा सा जानना चाहते हैं, उनके लिए उसमें प्रचुर मात्रा में साहित्य उपलब्ध है। ऐसे भी शोधार्थियों के लिए साहित्य उपलब्ध है जो वेद में थोड़ा जानते हैं पर आगे जानना चाहते हैं, आगे ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं। और उनके लिए भी साहित्य उपलब्ध है जो वेद में पारंगत है लेकिन वेद की किसी न किसी अंतर्दृष्टि को खोज के पूरे विश्व के सामने रखना चाहते हैं। ये बात साझा करते हुए मुझे आपसे प्रसन्नता होती है कि हमारा जो वैदिक हेरिटेज पोर्टल है वो सबसे ज्यादा देखे जाने वाले पोर्टल में से एक है और उसकी आउटरीच बहुत है, बहुत सारे लोग उसको देखते हैं। अगर आप वहां जाएंगे तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि वेद का महत्व क्या है, उपनिषद का महत्व क्या है, ब्राह्मण का महत्व क्या है, अरण्यक का महत्व क्या है, उपवेद का महत्व क्या है, कौन कौन सी शाखाएं हैं वेद की, कौन कौन सी परंपराएं हैं जिससे वेद का पाठ होता है, जिससे वेद का अध्ययन होता है। और वेद के अध्ययन और वेद की जो ऋचाएं हैं उनकी जब हम परफॉर्मेंस करते हैं, उनका जब हम कहीं प्रकटीकरण करते हैं तो उसके पीछे किस परंपरा के साथ उस वेद का प्रकटीकरण होना है, उसका अपना एक शास्त्र है, उसका एक अपना पूरा विधि विधान है। आमतौर पर जब हम कभी किसी विधि विधान किसी कार्य में बैठते हैं तो हमें अक्सर ये प्रश्न आता है, जब हमें कोई विधान करा रहे होते हैं, आप दाएं बैठिए, आप बाएं बैठिए, आप इस दिशा में मुंह कीजिए, आप उस दिशा में मुंह कीजिए। कई बार हमारे मन में प्रश्न आता है कि ये सब क्यों करा रहे हैं, इन सब चीजों के पीछे कहीं कोई लॉजिक है, कहीं कोई शास्त्र है? तो उसका पूरा का पूरा शास्त्र ब्राह्मणों में दिया है, अरण्यकों में उसके पूरे के पूरे फलित दिए हुए, सारी की चीजें प्रक्रियाएं दी हुई। तो अगर आप वैदिक हेरिटेज पोर्टल देखेंगे तो मुझे लगता है कि आपको इस संबंध में एक ज्ञान का नया भंडार, ज्ञान का एक नया अन्वेषण आपको हो सकता है, नई खोज आपकी हो सकती है। और इस तरह के एक ही प्रयास नहीं, इस तरह के अनेक प्रयास हमारे देश में हो रहे हैं। और हमारे वैदिक ज्ञान को लेकर हमारे देश के बड़े बड़े शास्त्री, चाहे वो फिजिक्स के हों, चाहे वो केमिस्ट्री के हों, चाहे वो बायोटेक्नोलॉजी के हों, चाहे वो एस्ट्रोफिजिक्स के हों, चाहे वो गणित के हों, वो तमाम शास्त्री लोग इस पर अध्ययन कर रहे हैं। और उसके साथ उसकी एक नई परंपराओं का कहीं ना कहीं आविष्कार हो रहा है, नई परंपराओं का कहीं ना कहीं अन्वेषण हो रहा है। आपके साथ ये बात साझा करते हुए मुझे खुशी होती है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे देश के प्रतिष्ठित संस्थान या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में भी लोग वेदों के अध्ययन को लेकर बहुत ज्यादा सतर्क हैं और बहुत ज्यादा अभिरुचि लेकर वेदों का अध्ययन कर रहे हैं। ऐसे तमाम शास्त्र हैं भारत की संस्कृति में, भारत की परंपरा में, जिनका अध्ययन किया जाना बहुत आवश्यक है। हम उनका अध्ययन करेंगे तो हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है उसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे, जिस ज्ञान के आधार पर हम समूचे विश्व के सामने, समूचे विश्व को अपना लोहा मनवा सकते हैं, समूचे विश्व को अपने सामने नतमस्तक करा सकते हैं, वो समूचा ज्ञान हमारी शास्त्रीय परंपरा में, हमारी भारतीय की पुरातन परंपरा में। उस ज्ञान के आधार पर जब हम आगे बढ़ेंगे, उस ज्ञान की ख्याति के आधार पर जब हम आगे बढ़ेंगे तो कोई कारण नहीं है कि हम भारत में एक बार फिर से विश्व गुरु हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें कहीं ना कहीं हमारे पूरी की पूरी शिक्षा पद्धति में हमारे सांस्कृतिक ज्ञान का समावेश करना होगा। दुर्भाग्य से हम उस सांस्कृतिक ज्ञान का समावेश करने की प्रक्रिया में अभी भी कहीं ना कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। वर्तमान जो समय है वो सूचना आधिक्य का समय है। मैं इसे मजाक में कहता हूं कि ये इंफॉर्मेशन ओवरलोड का समय है। हमारे पास इतनी ज्यादा सूचनाएं हैं, इतनी ज्यादा सूचनाएं कि कई बार लगता है कि क्या सचमुच हमें इन सूचनाओं की आवश्यकता है। पर अगर आप गौर से देखें, अपने दैनंदिन जीवन का विवेचन करें तो आप इस बात से सहमत होंगे कि उसमें से अधिकांश सूचनाएं आपके लिए कोई उपयोगी नहीं होती, क्योंकि वो आपके ज्ञान में कहीं अभिवृद्धि नहीं करती। वो सिर्फ आपकी सूचना बढ़ाती हैं और कई बार वो सूचनाएं आपके लिए उतनी आवश्यक नहीं भी होती हैं, तब भी वो सूचनाएं आपको बढ़ाती हैं।
इस सूचना तंत्र से निपटने का और इस सूचना तंत्र से उबरने का सबसे बड़ा और सबसे सशक्त माध्यम हमारी अपनी सांस्कृतिक धरोहर और सांस्कृतिक परंपरा है। और इसलिए हमारे चिंतन में, हमारे मनन में, हमारे सोच में उन परंपराओं का विवेचन अगर आ जाएगा तो हम इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड के ये जो माया जाल है, जो सूचना आधिक्य का जो माया जाल है, जो सूचना तंत्र हमारे ऊपर हावी हो रहा है, उसका जो माया जाल है, उससे हम उबर सकते हैं, उससे हम उबर कर सामने आ सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण है जो आज से कुछ वर्ष पूर्व भारत ने समूचे विश्व को दिखाया। हम जानते हैं भारत में योग की परंपरा बहुत पुरातन काल से रही है, प्राचीन काल से रही है। और जब भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में विश्व योग दिवस के रूप में 22 जून को मनाने की पहल करके उसकी स्वीकृति दर्ज कराई, तो समूचे विश्व में इसकी स्वीकार्यता धीरे धीरे बढ़ी। आज हम देखते हैं कि विश्व के अधिकांश देश अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस न सिर्फ मनाते हैं बल्कि पूरे उत्साह के साथ मनाते हैं, पूरी लगन के साथ मनाते हैं, और उन सब ने योग के महत्व को समझा है और जाना है। आज भी जब हम इस कोविड-19 की वैश्विक आपदा से जूझ रहे हैं, इस कोविड-19 की वैश्विक आपदा से बचने के उपाय ढूंढ रहे हैं, इस कोविड-19 की इस आपदा से कहीं ना कहीं निकलने की कोई ना कोई जुगाड़ ढूंढ रहे हैं, तो समझ में आता है कि योग से बेहतर इसके लिए हमारे पास कोई और उपाय नहीं है। कितने ही विशेषज्ञों ने हमसे कहा है, हमें बताया है, हमारे पास सूचनाएं आती हैं कि प्राणायाम और योग के माध्यम से आप अपनी प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी को भी बढ़ा सकते हैं और अपने श्वसन तंत्र को भी और अधिक मजबूत कर सकते हैं। और ये जो इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने की बात है, अपने तंत्र को मजबूत करने की बात है, ये तंत्र, ये सिस्टम, ये सारी चीजें हमको हमारी योग की परंपरा से प्राप्त होती है। अगर हम नियमित रूप से प्राणायाम करते हैं, नियमित रूप से प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, अगर हम नियमित रूप से सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हैं, तो हमारी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है, इम्यूनिटी भी बढ़ती है, और हमारे जो श्वसन तंत्र की जो मजबूती है वो भी हमें प्राप्त होती है। और अगर हम उसका अभ्यास करेंगे तो निश्चित तौर पर हम इस तरह के कीटाणुओं से, इस तरह के विषाणुओं से निश्चित तौर पर पार पा सकते हैं। ये जो हमारा इम्यून सिस्टम है, हमारी जो परंपरा से हमको कहीं ना कहीं उसकी शिक्षा मिली है, उस इम्यून सिस्टम की, उस इम्यून सिस्टम के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर हमारे लिए ये बहुत लाभकारी होगा। हमारे यहाँ कई बार शास्त्रों में कहा गया था कि आप गर्म पानी पीजिए, गुनगुना पानी पीजिए। हमको तब नहीं आया कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे शास्त्र क्या है। आज जब हमें ये बताया जाता है कि आप जितना गर्म पानी पिएंगे उतना ज्यादा आपके लिए सुरक्षित रहेगा कोविड-19 से बचना, तो हमें समझ में आता है कि हमारी परंपरा में ये बात पहले से कहीं ना कहीं बताई गई, हमारी परंपरा में ये बात पहले से कहीं ना कहीं समझाई गई। और जो लोग इसका अभ्यास करते हैं, जो लोग नियमित रूप से गर्म पानी पी रहे हैं, संभवतः वो महसूस कर रहे होंगे कि उनके अंदर जो इस रोग के साथ प्रतिरोध करने की जो क्षमता है, जो बल है, वो अन्य लोगों से कहीं अधिक है। और ये नियमित अभ्यास से आता है, ये निरंतर अभ्यास से आता है। हम जानते हैं कि भारत गर्म देश है, हमारे यहाँ पे अधिकांश प्रदेशों में बहुत भीषण गर्मी पड़ती है, और भीषण गर्मी पड़ने के कारण कहीं ना कहीं हम महसूस करते हैं कि ठंडा पानी पीने की चाह हमारे अंदर निरंतर बढ़ती चली जाती है। हम में से बहुत लोग रेफ्रिजरेटेड पानी पीते हैं, फ्रिज का पानी पीते हैं, बहुत से लोग बर्फ डालकर पानी पीते हैं। लेकिन आपने महसूस किया होगा कि उससे आपकी क्षुधा शांत नहीं होती। आप ठंडा पानी पीते भी है तो उससे आपकी कहीं ना कहीं क्षुधा को वो संतुष्टि नहीं मिलती। लेकिन अगर आप नियमित रूप से नॉर्मल टेम्परेचर का पानी पीते रहे, नियमित रूप से आप एक सामान्य तापक्रम का पानी पीते रहे, तो आपकी क्षुधा भी शांत होती है, और आपका जो पानी का इंटेक है, पानी पीने की जो क्षमता है, वो भी निरंतर बढ़ती रहती है। अब इस सब के पीछे एक विज्ञान था, इस सब के पीछे एक तंत्र था जिसको समझने की चेष्टा हमको करनी चाहिए। लेकिन हम जिस जीवन पद्धति को, जिस जीवन शैली को अपना बैठे हैं, उस जीवन पद्धति से, उस जीवन शैली से कहीं ना कहीं हमें हमारे स्वास्थ्य को लेकर बहुत अधिक चिंताएं, बहुत अधिक नुकसान झेलना पड़ता है। और ये सारी बातें हमें कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति सिखाती आ रही थी, जिसको हम भूल गए। हमने सिर्फ इस बात को ध्यान दिया कि हम जल्दी से जल्दी कितनी ज्यादा से ज्यादा डिग्रियां प्राप्त कर सकते हैं, भले ही उस डिग्री का कहीं ना कहीं कोई महत्व हमारे जीवन में, हमारे दैनंदिन जीवन में उसका कोई साक्षात्कार ना होता हो, हमारे दैनंदिन जीवन में उसका कहीं कोई महत्व न होता हो,
फिर भी हमारे अंदर उस तरह की उपाधियों को अर्जित करने की क्षमता बढ़ती चली जाती है। महर्षि अरविंद ने एक जगह लिखा है कि जब भी भारतीय परंपरा का या भारतीय दर्शन का उल्लेख होगा तो भारतीय परंपरा या भारतीय दर्शन या भारतीय संस्कृति की जो थाती है वो भारत के शिल्प, भारत का साहित्य, भारत की रचनात्मक मेधा, इससे ही ज्ञात होगा, इससे ही प्रकट होगा, इससे ही दिखेगा। तो उस सारे शिल्प को, उस सारी रचनात्मक मेधा को ढूंढने का, खोजने का, समझने का प्रयास हम सबको जो करना चाहिए था इतने वर्षों में, संभवतः हम सब ने उसको कहीं ना कहीं नकार दिया है या उसको उतनी गंभीरता से नहीं लिया जितनी गंभीरता से हमें लेना चाहिए था। इसका एक परिणाम ये भी हुआ है कि आज हम अपने ही देश में अपने आप से अजनबी होते चले जा रहे हैं। दुख इस बात का होता है मित्रों, जब इंडोलॉजी नाम का सब्जेक्ट, जिसे हम कह सकते हैं भारत विद्या नाम का सब्जेक्ट बताने के लिए, इंडोलॉजी सब्जेक्ट बताने के लिए हमें विदेशों से विद्वान आकर ज्ञान देते हैं। जब भारत गुलाम था, जब भारत के बारे में जानने का कौतूहल समूचे विश्व के पास था, समूचा विश्व भारत के ज्ञान को समझना चाहता था, तब उन्होंने इस इंडोलॉजी नाम के विषय का प्रतिपादन किया। प्रारंभ में ये डिस्कोर्स, प्रारंभ में ये चर्चाएं इंडोलॉजी की फ्रांस और जर्मनी में हुई। हम मान सकते हैं कि इसका केंद्र यूरोप रहा और यूरोप के लोगों ने जिस तरह से भारत के दर्शन को समझा, जिस तरह से भारत की परंपरा को समझा, उस तरह से उन्होंने सारे विश्व को दिखाने का, समझाने का, बताने का प्रयास किया। उसके बाद ये केंद्र शिफ्ट हो गया, ये केंद्र हट के यूएस चला गया, अमेरिका चला गया। आज इंडोलॉजी के बड़े से बड़े विद्वान अमेरिका में बैठते हैं और वहां से भारत शास्त्र, भारत ज्ञान के बारे में हमें नई नई बातें बताने की चेष्टा करते हैं। उसमें कहीं भी हमारी परंपराओं का समावेश, उसमें कहीं भी हमारे संस्कारों का समावेश, उसमें कहीं भी हमारे विचारों का समावेश हो, यह आवश्यक नहीं है। उनकी दृष्टि में जो सही है, उनकी दृष्टि में कसौटी पर जो उन्होंने कस लिया है, परंपरा में जो उन्होंने सोच लिया है, वही सही होता है। लेकिन दुख इस बात का होता है कि आज भी हम उसी इंडोलॉजिकल डिस्कोर्स पर कहीं ना कहीं टिके हुए हैं। भारत ज्ञान को लेकर, भारत की परंपराओं को लेकर, भारत के शास्त्र को लेकर अगर समूचे विश्व को कहीं भी कुछ किसी को बताना है तो उसके लिए सर्वश्रेष्ठ अधिकारी विद्वान भारतीय ही होंगे, जो भारत में रहते हैं, जो भारत की परंपराओं को समझते हैं, जो भारत के मानस को समझते हैं। और इसलिए अगर हमें इंडोलॉजी पर कोई डिस्कोर्स खड़ा करना है, भारत विद्या पर कोई डिस्कोर्स खड़ा करना है, भारत शास्त्र पर कोई डिस्कोर्स खड़ा करना है, कोई नैरेटिव बनाना है, तो वो नैरेटिव भारत से बने, भारत से निकले, भारत से। जब ये नैरेटिव भारत से निकलेगा, भारत से उपजेगा, भारत से बनेगा, तब वो समूचे विश्व में भारत के बारे में सही संदेश दे पाएगा। ये जरा सी बात हम लोगों को समझ में नहीं आ रही। और इसलिए जब कभी भी इंडोलॉजी जैसे सब्जेक्ट की चर्चा होती है, हम देखते हैं कि हम में से अधिकांश लोग इस विषय के प्रति उदासीन नजर आते हैं। मित्रों, आज आवश्यकता इस बात की है कि हम हमारी उस सांस्कृतिक थाती को, हमारी उस शास्त्रीय थाती को समझते हुए भारत के बारे में समूचे विश्व में वो नैरेटिव खड़ा करें जिससे हम भारत की एक उज्जवल छवि, भारत की एक सकारात्मक छवि और भारत की एक वैज्ञानिक छवि समूचे विश्व के सामने प्रस्तुत कर सकें। ये बात बिल्कुल सही है कि जब स्वतंत्रता के पहले का पूरा इतिहास लिखा जा रहा था, तब कहीं ना कहीं जानबूझकर भारतीयों को नीचा दिखाने का, भारतीयों के अंदर हीनता बोध लाने का, भारतीयों के अंदर आत्मग्लानि का बोध लाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन आज तो आजादी के 70 साल हो चुके और आजादी के 70 साल बाद भी अगर हम उस ग्लानि से, उस हीनता बोध से अपने आप को निकाल नहीं पा रहे हैं, तो इसके लिए हमें किसी और को दोष देने की आवश्यकता नहीं। इसके लिए हम और सिर्फ हम ही दोषी हैं, क्योंकि हम हमारी परंपराओं की, हम हमारे ज्ञान की थाती की, हम हमारी सांस्कृतिक धरोहर की परवाह किए बगैर आगे बढ़ते। कुछ दिनों पूर्व हमने एक कोर्स लॉन्च किया था, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में सर्टिफिकेट कोर्स था, जो आइकोनोग्राफी की बात सिखाता है। आइकोनोग्राफी यानी आप समझेंगे, संदर्भ है जो हमारे विभिन्न शिल्प हैं, मूर्ति कलाएं हैं, जो मंदिरों में प्राप्त होती हैं या पुराने भवनों में प्राप्त होती हैं, तो उन मूर्ति कलाओं के माध्यम से अध्ययन करना, जिसको हम आइकोनोग्राफी कहते हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा
कि इतनी शिल्प कलाएं, इतनी वैविध्यपूर्ण मूर्ति कला भारत में उपलब्ध होते हुए भी आइकोनोग्राफी शास्त्र को पढ़कर आधिकारिक रूप से बताने वाले विद्वान उंगलियों पर गिने जा सकते। इसलिए हमने प्रयास किया कि हम इस क्षेत्र में कुछ विद्वानों को तैयार करें, हम उनके लिए कुछ प्रशिक्षण करें। और हमने जब वो प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया, 5 दिन का प्रशिक्षण था, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यूरोप से, अमेरिका से ऐसे भारतीय जो कहीं नैनो टेक्नोलॉजिस्ट हैं, जो कहीं सर्जरी में पीएचडी कर रहे हैं, ऐसे भारतीय विद्वानों ने भी आकर उस पाठ्यक्रम में भाग लिया। कारण क्या है? कारण ये है कि विदेशों में जाकर उन सारे विद्वानों को ये समझ में आता है कि जिस ज्ञान की जड़ को वो देख रहे हैं, जिस ज्ञान की जड़ की खोज में वो विदेश गए हैं, दरअसल वो ज्ञान की पूरी जड़ें भारत में ही कहीं ना कहीं मौजूद हैं, भारत में ही कहीं ना कहीं उपलब्ध है। और इसीलिए उन्हें लौटकर भारत आना पड़ता है, इसीलिए उन्हें लौटकर भारत की तरफ देखना पड़ता है। इससे अगर आप विषयांतर न समझें तो एक और बात मैं कहना चाहता हूँ। समूचे विश्व में सबसे बड़ा मैन्यूस्क्रिप्ट का भंडार भारत में। जब हम मैन्यूस्क्रिप्ट्स की बात करते हैं, पांडुलिपियों की बात करते हैं, तो पूरे विश्व में यूरोप में मिलाकर जितनी मैन्यूस्क्रिप्ट्स नहीं है, उससे ज्यादा मैन्यूस्क्रिप्ट्स अकेली भारत में। पर हम में से कितने लोग हैं जो उन पांडुलिपियों के प्रति सचेत होकर उन पांडुलिपियों में निहित ज्ञान को देखने की, ज्ञान को समझने की, ज्ञान को देखने की कोशिश कर रहे हैं, ज्ञान का अध्ययन करने की कोशिश कर रहे हैं। कितनी लिपियां हैं जो इन लिपियों में ये पांडुलिपियां लिखी गई हैं। ब्राह्मी, प्राकृत, पाली, सारदा, मोड़ी, तिगलारी, न जाने कितनी लिपियों में ये पांडुलिपियां लिखी हैं। फारसी में है। हम दुर्भाग्य की बात है कि हम उन पांडुलिपियों को पढ़ने के लिए विद्वान नहीं खोज पाते। और उन पांडुलिपियों में ज्ञान का वो अथाह भंडार है, ज्ञान की वो अथाह खाती उपलब्ध है, जिनके आधार पर हमारे पूर्वजों ने, हमारे विशेषज्ञों ने भारत के अलग अलग ग्रंथों की रचना की। आज भी अगर हम उस शास्त्रीय ज्ञान की खोज करेंगे, आज भी अगर हम उस शास्त्रीय ज्ञान को निकाल कर कहीं रखेंगे, तो संभवतः समूचे विश्व का जो संचित ज्ञान है वो भी इस ज्ञान का 1/10वां हिस्सा नहीं होगा। इतना ज्ञान हमारी पांडुलिपियों में भरा। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमने उन पांडुलिपियों को पढ़ने के लिए हमारे देश में विशेषज्ञ ही पैदा नहीं किए, और हम अभी भी उस बारे में सचेत नहीं है जो विशेषज्ञ पांडुलिपियों को पढ़ के समूचे विश्व को ज्ञान दे सके। और कौन सा शास्त्र है जो वहां उपलब्ध नहीं है? वहां ऑप्थेल्मोलॉजी से संबंधित भी ग्रंथ आपको मिल जाता है, वहां पर सर्जरी से संबंधित भी ग्रंथ मिल जाता है, वहां मेडिसिन से संबंधित भी ग्रंथ मिल जाता है, वहां मैकेनिकल इंजीनियरिंग से संबंधित भी ग्रंथ मिल जाता है। तमाम ग्रंथ हमारी पांडुलिपियों में उपलब्ध हैं, और वो आज से 1000 साल, 1200 साल, 1500 साल पुराने ग्रंथ। उन तमाम ग्रंथों का अध्ययन करने से ज्ञान के एक नए भंडार की सृष्टि हम कर सकते हैं, और उसके बारे में कोई चेतना, उसके बारे में कहीं कोई जागृति फैलाने का काम हमने हमारी शिक्षा व्यवस्था के तहत नहीं किया। मित्रों, ये एक ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर हम लोगों की नजर ही नहीं जाती, हमारी दृष्टि ही नहीं जाती। हम लोग अभी भी परंपरागत रूप से उसी ज्ञान को की खोज में लगे हुए हैं, जिस ज्ञान के माध्यम से हमें कहीं ना कहीं कोई रोजगार मिल जाए, कोई नौकरी मिल जाए। दुर्भाग्य भी इस बात का रहा है शिक्षा व्यवस्था में कि हमने हमेशा शिक्षा को नौकरी से जोड़ दिया। आज भी जब देश की श्रेष्ठतम संस्थाएं शिक्षा के फलश्रुति के रूप में, डिलीवरेबल्स के रूप में आपसे आंकड़े मांगती हैं, तो वो पूछती है कि कितने बच्चों को रोजगार मिला, कितने बच्चों ने नौकरी प्राप्त की। हम ये कभी नहीं पूछते कि कितने बच्चों को किस आधार पर कौन कौन सा ज्ञान प्राप्त हुआ है, और उन्होंने उस ज्ञान के आधार पर कौन कौन सी नई चीजों की सृष्टि की है, नई चीजों की रचना की। हम नौकरी मांगने वाले बन गए, नौकरी देने वाले कब बनेंगे, इस बारे में हमने कभी नहीं सोचा। हमारे अंदर वो क्षमता थी, हमारे पास ज्ञान की वो थाती है, हमारे पास वो संस्कृति की परंपरा है जिससे हम नौकरी देने वाले बन सकते हैं। पर हम नौकरी देने वाले नहीं बने, हम नौकरी प्राप्त करने वाले बन रहे हैं। वो हमारी शिक्षा का उद्देश्य हो गया, और इसलिए कहीं ना कहीं हम उस बात से पिछड़ गए कि हम नए ज्ञान की संरचना करें, नए ज्ञान का निर्माण करें, ज्ञान के नए विश्व को समूचे विश्व के लिए, समूचे इस दुनिया के लिए, जगत के लिए कहाँ खोल सकते हैं, उसके बारे में सोचें। लेकिन उसके बारे में सोचने के लिए हमने समुचित अवसर हमारी शिक्षा व्यवस्था में प्रदान नहीं किए। स्वामी विवेकानंद ने कहा, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन इन मैन। मनुष्य के अंदर जो पूर्णता है उसका प्रकटीकरण शिक्षा है।
पर क्या हम उस पूर्णता को कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हैं? प्रकटीकरण की बात तो बाद में आएगी, पर हमारी क्या शिक्षा व्यवस्था ने उस पूर्णता को कहीं ना कहीं खोजने की, ढूंढने की कोशिश की है, चेष्टा की है? इसके बारे में हमको सोचना पड़ेगा। और जब हम उस पूर्णता के प्रकटीकरण को नहीं समझ पाएंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। श्री अरविंद ने कहा, महर्षि अरविंद ने कहा कि मैं एक होलिस्टिक एजुकेशन देखता हूं, क्योंकि उनका कहना था कि कोई भी चीज सिखाई नहीं जा सकती, नथिंग कैन बी टॉट। वो तो आदमी इनकलकेट करता है, अंतर्ग्राही करता है। तो इसलिए एक पूर्णता में उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसे बन सकता है, होलिस्टिक एजुकेशन, उसको चतुर्दिक दृष्टि दे ऐसा एजुकेशन कैसे बन सकता है, उसके बारे में सोचने की आवश्यकता है। और उसके बारे में हमने कहीं कोई सोचा नहीं। महात्मा गांधी ने अपनी शिक्षा के संदर्भ में बार बार कहा कि ऐसी शिक्षा बने जो व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाए। इसलिए उन्होंने ग्राम स्वराज की अवधारणा की। तो ग्राम स्वराज की अवधारणा में वो ग्राम स्वराज नहीं था जिसमें कहीं ना कहीं कोई प्रशासन या शासन की पद्धति। उन्होंने एक ऐसी बात की जिससे गांव अपने आप में पूरी की पूरी इकोनॉमी को, पूरी अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं जनरेट करता है। और वो कैसे आएगी? तो वो उनकी जो अंतर्निहित शिक्षा है उसके माध्यम से आएगी। इन सारे मूल मंत्रों को जो हमारे देश के आधुनिक विचारक, आधुनिक महान दृष्टा, उन्होंने जो हमको दिया शिक्षा का दर्शन, हम उस शिक्षा के दर्शन को भी कहीं ना कहीं भूलते चले गए। उस शिक्षा की व्यापकता को भी कहीं ना कहीं भूलते चले गए। और हमने एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था को अंगीकृत कर लिया जिसमें संस्कृति का और संस्कार का कहीं भी कोई अंश प्राप्त नहीं होता है। ये जो संकट, वैश्विक आपदा जो हमारे ऊपर आ पड़ी है, कोविड-19, ये हमें बहुत सारी चीजों के बारे में फिर से सोचने का, फिर से चिंतन करने का, फिर से मनन करने का अवसर देगी। ये हमें सिखा रही है कि जो प्रतिस्पर्धा, जो दौड़ भाग, जिस भागा दौड़ी की जिस आंधी में हम पड़े थे, वो शायद जीवन के लिए उतनी उपयोगी नहीं। जीवन के लिए कहीं ना कहीं रुककर सोचना भी आवश्यक है, कहीं ना कहीं ठहर कर अपने मार्ग का चिंतन भी आवश्यक है, मनन भी आवश्यक है। विद्यार्थियों की दृष्टि से भी ये बात बहुत आवश्यक है। दूसरों को क्या अच्छा लगेगा, समाज को क्या अच्छा लगेगा, लोग क्या सोचेंगे, इसलिए मैं ये पढ़ाई करूं, इस दृष्टिकोण की बजाय मुझे क्या अच्छा लगेगा, मुझे क्या श्रेष्ठ लगेगा, किस शिक्षा से मैं अपना सर्वश्रेष्ठ समाज को दे सकता हूं या दे सकती हूं, इस बारे में सोचना, इस दृष्टिकोण से शिक्षा का अर्जन करना, ये जब हम प्रारंभ करेंगे तो शायद हम हमारी सांस्कृतिक जड़ों को बहुत अच्छी तरह से खोज पाएंगे। जब हम इस बात का विचार करेंगे कि कैसे मेरी शिक्षा से मेरी रचनात्मकता सर्वश्रेष्ठ रूप में निखर कर आ रही है, तब हम संभवतः कहीं ना कहीं शिक्षा के सही दृष्टिकोण को समझ पाएंगे। जब हम इस बात का विचार करेंगे कि मेरे किए से समाज का और राष्ट्र का कैसे उत्थान हो सकता है, मैं राष्ट्र और समाज के पूरे उत्थान में किस ढंग से अपने आप को समर्पित कर सकता हूं या समर्पित कर सकती हूं, अगर मैं इस बात का विचार करता हूं या करती हूं, तो शायद मेरी शिक्षा की वो पूर्णता है जिस प्रकटीकरण की स्वामी विवेकानंद बात कहते हैं। वो पूर्णता का प्रकटीकरण कॉम्प्लेक्स से या फ्रस्ट्रेशन से नहीं आएगा या पूर्वाग्रहों से नहीं आएगा। वो पूर्णता का प्रकटीकरण आएगा जब गीतांजलि में जो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, वेयर द माइंड्स आर फ्री, जब तक हम उन्मुक्त होकर विचार नहीं करेंगे, जब तक हम बैरियर फ्री विचार नहीं करेंगे, जब तक हम हमारे भीतर की जो नैरो डोमेस्टिक वॉल्स हैं, जो हमने कृत्रिम दीवारें खड़ी की हैं, जब हम उनको गिराकर जब तक हम ज्ञान का संचय, ज्ञान का अर्जन नहीं करेंगे, तब तक हम कभी भी हमारी पूरी की पूरी शिक्षा को उस परिदृश्य में, उस संदर्भ में देख नहीं पाएंगे। मित्रों, हमें इस बात के लिए ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, हमारे माता पिता का धन्यवाद करना चाहिए, हमें गुरुजनों का धन्यवाद करना चाहिए, जिन्होंने हमें इस भारत भूमि पर शिक्षा प्राप्त करने का अवसर दिया है, जिन्होंने हमें इस भारत भूमि पर आगे काम करने का अवसर दिया। सच में यकीन मानिए, हमसे बड़ा भाग्यशाली इस दुनिया में कोई नहीं, लेकिन हमें उस भाग्य को कहीं ना कहीं सिद्ध करना होगा। जैसे हम गणित में प्रमेय सिद्ध करते हैं तभी सिद्ध होती है ना, कोई थ्योरम होती है, जब तक वो प्रूव नहीं होती तब तक वो थ्योरम नहीं होती। तो ये थ्योरम तो है कि हम इस देश में, इस भारत भूमि में पैदा हुए हैं, हमने यहाँ जन्म लिया है और हम यहाँ पे हमारी जीवन की श्रेष्ठ वर्ष गुजारने के लिए आए हैं। लेकिन वो श्रेष्ठ वर्ष श्रेष्ठ कैसे होंगे, और हम इस भारत भूमि को अपनी श्रेष्ठता का
दर्शन कैसे करा सकेंगे, इस बारे में चिंतन की आवश्यकता है। और इस बारे में जब हम चिंतन करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि वो चिंतन करने में हमें हमारी सांस्कृतिक परंपरा, हमारी सांस्कृतिक धरोहर बहुत अधिक मदद करती है। तो उस चिंतन को देखें, उस चिंतन को सोचें और अपने अंदर संस्कृति के उन सद्गुणों को खोजने का प्रयास करें जो हमें हमारी विरासत में मिले, जो हमारी परंपरा से मिले, जो हमें हमारे शास्त्रों से मिले। किसी और की प्रतीक्षा मत कीजिए, कोई आकर आपका जीवन सुधारे उसकी प्रतीक्षा मत कीजिए। हमारे पास अवसर है, हमारे पास समय है, हमारे पास साधन है। हम स्वयं अपना जीवन सुधार सकते हैं। हम स्वयं अपने जीवन को उद्देश्य इस राष्ट्र की सेवा में, इस समाज की सेवा में बना सकते हैं। वो श्रेष्ठता जिस दिन हमें अंदर प्राप्त होगी, जिस दिन हमें महसूस होगी, उस दिन एक विद्यार्थी के तौर पर, एक साधक के तौर पर कहीं ना कहीं हमें संतोष भी प्राप्त होगा। वो संतोष बहुत आवश्यक है। वो चरित्र की क्षमता, वो चरित्र का साहस, वो चरित्र की संकल्प शक्ति बहुत आवश्यक है। नीति शतक में एक बहुत सुंदर श्लोक है, साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन तृणम न खाद्यान्नपि जीव मानस्त भाग्य ध्येयम परमम पशूनाम। A person bereft of literature, music, or the arts is as good as an animal without a tail or horns. It is the good fortunes of the animals that he doesn't eat grass like them. हमें इस मनुष्य योनि में ईश्वर ने जन्म दिया है और हम अपने मनुष्यत्व की पूर्णता को प्राप्त करना चाहते हैं। और वो मनुष्यत्व की जो पूर्णता है, जो मनुष्यत्व का जो हमारी जो फलश्रुति है, वो हमारे श्रेष्ठतम संस्कारों में है, श्रेष्ठतम संस्कृति में। तो उन संस्कारों को जिए, उस संस्कृति को समझें, उस परंपरा को जानें और अपने साथ इस भारत भूमि को नमन करते हुए इस भारत भूमि के कल्याण की भी कामना करें। इतनी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।